के लिए बायोलॉजी बूस्टेड प्लान, किस तरह से वहां पर हमें टॉपिक को मास्टरी करनी है इस सारे चैप्टर्स में जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं, तो आप 48 to 64 मार्क्स यहाँ से स्पेशली गेन कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है। तो आज का हमारा डिस्कशन यही है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आज हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए बायोलॉजी बूस्टेड प्लान, जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज लगने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं और 11th और 12th में से कौन सा जो एरिया है, जो पोर्शन है वो ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके नीट के पेपर में, क्या वेटेज रखता है और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में आइडियाज आपको बहुत सारे लगने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में और मैम आपको बताएंगी। जी, मैं बताऊंगी आज आपको जेनेटिक्स कैसे पढ़ना है। जेनेटिक्स बच्चों हमारा फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन गलती भी हम सबसे ज्यादा उसी में करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें जेनेटिक्स में गलती नहीं करनी है, किस तरह से वहां पर हमें टॉपिक को मास्टरी करनी है, एनसीईआरटी के साथ स्टिक रहना है। तो आज का प्रोग्राम यही है कि किस तरह से हम दोनों मिलकर आपके नीट के एग्जाम में 350 प्लस मार्क्स स्कोर करवाएं। तो वेलकम टू द सीरीज ऑफ बायोलॉजी बूस्टर प्लान। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ओवर टू द मैम। तो बच्चों चलिए आइए हम बात करते हैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या वेटेज है, कैसे क्या होता है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो हम बात करें अब जो पिछले सालों से कुछ सालों से चला आ रहा नीट का ट्रेंड है, उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो वेटेज है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो वो आपका अकेला ह्यूमन फिजियोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है 15 से 25% वेटेज कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें लगभग 12 से 16 सवाल जो आते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर से आते हैं बेटा, जिसमें से आप स्कोर कर सकते हैं यदि आप इस सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, मस्त वाली पढ़ाई करके जाते हैं, मास्टरी करके जाते हैं इस सारे चैप्टर्स में जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं, तो आप 48 to 64 मार्क्स यहाँ से स्पेशली गेन कर सकते हैं। अब चैप्टर्स आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं। दिस आर द चैप्टर्स व्हिच कंसिडर इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 2 से 3 सवाल जो है प्रत्येक ईयर आते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 3 सवाल आते हैं। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से 2 से 3 सवाल आते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 2 सवाल आते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 सवाल आते हैं। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 3 सवाल आते हैं। तो अगर मैं इससे ओवरऑल बात करूं मैं, तो 12 से 16 सवाल जो है अराउंड रहते हैं जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एरिया है आपके सिलेबस का जो कवर करता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, जहां से रिपीटेड वे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला आपका है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें बेटा, तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से सवाल पूछे जाते हैं। एल्वियोलर गैसेस एक्सचेंज से सवाल पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से मैच द कॉलम करके न्यूमेरिकल्स फॉर्म में सवाल आते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मैच द कॉलम फॉर्म में सवाल कॉलम के फॉर्मेट में सवाल आते हैं। उसके बाद आते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में, तो इसमें हार्ट के स्ट्रक्चर आपको दे देंगे, नेमिंग दे देंगे या उसके फंक्शन से रिलेटेड सवाल आते हैं। कार्डियक साइकिल से रिलेटेड सवाल आते हैं। ब्लड फ्लू से सवाल आते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड से सवाल आते हैं। लिम्फ से सवाल आते हैं। ब्लड क्लॉटिंग से सवाल आते हैं। ब्लड क्लॉटिंग से सवाल आते हैं। इसके बाद हम बात करें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, रीनल फंक्शंस, यूरिन फॉर्मेशन, किडनी डिसऑर्डर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा जो आपको लीव नहीं करना है, पढ़ना है। और अभी आपके पास बहुत सारा समय है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से थ्रू आउट द स्टडी करें। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, स्केलेटन एंड जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट करते हैं, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फोकस करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आपको देखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसका वो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, उसके कारण कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उस हार्मोन का क्या फंक्शन है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब ये तो हम अभी तक बात कर रहे थे कि आपका जो है किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, इस कौन सा टॉपिक है जिसको आपको स्किप नहीं करना है, कौन सा सवाल है, कितने सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी के किस चैप्टर से आते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना जरूरी है और कैसे पढ़ें, क्योंकि आपको हर एक लाइन में वो दिखाऊंगी जहां से आपके सवाल रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा, आपको आइडियाज लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे लाइनिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्किप कोई भी लाइन नहीं करना है, बट मैं मोस्ट हाईलाइटेड लाइन जो है जैसे रिपीटेड वे में सवाल पूछे गए वो मैं आपको एक आइडियाज देने के लिए बता रही हूँ। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। तो सबसे पहले बेटा ये डायग्राम तो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, आपने देखा होगा, अभी तक बहुत बार रिवीजन भी करा होगा। तो आप यहाँ से देखिए कि कहाँ कहाँ से सवाल आए। जैसे आपको ग्रीन एरिया जो भी दिखेंगे बच्चे वो हाईलाइटेड एरिया है और वहां से सवाल पूछे गए, यानी कि अगर डायग्राम में ऐसा दिख रहा है यानी कि इसको स्किप करके ABCD लिखा गया है, आपसे पूछा गया A क्या है, B क्या है, C क्या है, लाइक दैट। तो ट्रैकिया, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, डायफ्राम, तो ये आपको इस तरीके से एल्वियोलाई, इस तरीके से यहाँ स्किप करके ABCD करके पूछा गया है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये यहाँ से 2013 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऐसा पढ़ लेते हैं, बट आपको देखो पढ़ना कैसे है, सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये वाली लाइन से सवाल आपको पूछा गया, इंस्पायरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2019 में ये सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। अब ये सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, ये सवाल स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं करेक्ट है इस वे में भी हो सकते हैं, ये सवाल असर्शन रीजन के फॉर्मेट में भी यहाँ से ये सवाल हो सकते हैं। देखिए किस वे में सवाल होते हैं। अब 2020 में देखो बेटा, यहाँ देखिए लाइन, इस लाइनिंग से सवाल है आपको कि इंस्पायरेशन जो है इनिशिएशन होता है, कैसे होता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से। ये देखिए ये वाले लाइन से सवाल है। अगला सवाल का लाइन देखिए आप जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, यहां से सवाल है। तो देखो किस वे में, किस लाइन से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको आइडियाज लग रहे होंगे। अब यहाँ देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से 2018 में सवाल पूछे गए हैं, 2019 में सवाल पूछे गए इस लाइन से। टाइडल वॉल्यूम से सवाल पूछा गया है, ये पूछा गया है कितना होता है, ये पूछा गया है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से सवाल पूछे गए, 2010 में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं। उसके बाद इंस्पायरेटरी IRV कितना होता है। देखो बेटा इससे जो सवाल आते हैं ना, ज्यादातर मैक्सिमम जो होता है मैच द कॉलम होते हैं या फिर वन वर्ड में आंसर देने वाले सवाल होते हैं। तो ये पूछे गए हैं 2500 से ml से 3000 ml यानी IRV आपको पूछा गया था। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV 2018 से सवाल आए हैं, यहाँ से 2019 से सवाल आए हैं। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि ERV जो है वो कितना होता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सवाल पूछे गए, मल्टीपल टाइम्स 2010 में पूछे गए, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2018 में। मतलब ये एक ऐसा लाइन है जहां से फंसाया जा सकता है आपको और ये कंटिन्यूअस पूछा जाने वाला लाइन है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का ये अमाउंट पूछा गया है और ये भी असर्शन रीजन के फॉर्मेट में इस तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, देखिए ये सवाल यहाँ से जो IC है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये 2010 में यहाँ पे आया हुआ सवाल है। ये पूछा गया है कि IRV का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछा जा चुका है। 2010 में एक और सवाल है वाइटल कैपेसिटी से आपको पूछा गया है। तो ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी, बार बार मैं कह रही हूँ, पूरे वीडियोस में कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन, हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 2011 में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं एनसीईआरटी के इस लाइन से। अब ये देखिए ये लाइन आपने पढ़ा होगा, हाँ आप लोग पढ़ते हैं बट दिमाग में नहीं रहता कि कहाँ से पूछना है, इसलिए मैं ये चीज को लेकर के आई हूँ ताकि आपको ये पता चले कि एनसीईआरटी के किस लाइन से किस तरीके से सवाल पूछा गया है। आपको इस तरीके से आइडियाज मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। अब इसके
आगे ये देखिए आप, यहां से ये वाले बॉक्स आपने देखे होंगे, अगर टेस्ट पेपर भी सॉल्व किए होंगे तो ये वाले बॉक्स आपने देखे होंगे। 2016 में सवाल आए हैं, 2021 में सवाल आए हैं इस बॉक्स से। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम 2011 में आ चुका है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें, 2010 में सवाल आए हैं, 2011 में, 2014 में ये वाली लाइन से सवाल आए हैं। नियरली 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC, whereas 70% of it's carried as a bicarbonate। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला ये ग्राफ देखिए, ये सिग्मॉइड जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और ये देखिए 2016 में, 2020 में, 2021 में यहाँ से सवाल आए हुए हैं ये सारे लाइन से। कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को रीड करना, एक एक लाइन। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से यहाँ से सवाल आए हैं, और ये अच्छा सवाल है। यहाँ से देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ से याद ही नहीं रहता। पूरी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं और ये लाइन भूल जाते हैं। ये लाइन हाईलाइटेड किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स जो है पूछा भी जा चुका है, तो आपको ये लाइंस रिमेंबर रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये देखिए 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। यानी कि मल्टीपल्स लगभग हर ईयर्स जो है आपको यहाँ से सवाल बनते हैं। और ये सवाल का वो हिस्सा है जहां से मैच द कॉलम जो है वो आपको बनता है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखना है। अस्थमा है, इम्फाइसीमा है, ओआरडी है, ये सारे। अब यहाँ देखिए, ये सिगरेट स्मोकिंग वाला एरिया देखो बेटा, 15 में है, 16 में, 18 में, कंटिन्यूअस लगातार पूछे गए हैं। तो ये हमने आपको एक चैप्टर के बारे में बताया है, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि व्हाई एनसीईआरटी इज टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हर एक लाइन आपको रीड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे यदि आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर्स के आपको इस तरीके से मैं हाईलाइटेड करके बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी चैप्टर्स को हाईलाइटेड करके जितने ईयर्स में आया है वो मेंशंस करके आपको बता सकूं। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो डिस्कस करने वाली है हमारी साइस्ता मैम। हेलो बच्चों, के बारे में बताएंगे आपको। कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। मैम ने इतनी अच्छी तरह से आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। वैसे एनसीईआरटी तो कोई नहीं छोड़ता है। अगर आप एनसीईआरटी का साथ छोड़ रहे हैं तो हो सकता है आपको मेडिकल का साथ छोड़ना पड़े, तो एनसीईआरटी तो नहीं छोड़नी है भाई। ह्यूमन फिजियोलॉजी कम से कम मैम ने जैसा बताया, हम 20 से 28 क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक एक लाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम लाइन हर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक ही लाइन का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीज हमें पता है कि आने ही वाला है, हम उसे क्यों छोड़ेंगे। ठीक, सेम आज मैं हेल्प कर रही हूं बॉटनी के सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स टॉपिक को, देखेंगे जेनेटिक्स में यही सिमिलर पैटर्न कैसे देखा जा रहा है, क्या पढ़ना है, कहाँ इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ छोड़ना है। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है जो पूछा जा चुका है, और कहां से पूछा गया है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टरिंग जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अगर टॉपिक बोला जाए कि बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज देने वाला कोई अगर टॉपिक है, तो बच्चे बोलेंगे मैम जेनेटिक्स। सबको पता है जेनेटिक्स से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर देखा जाए पेपर का ट्रेंड, तो ये बॉटनी का 10 to 15% क्वेश्चन के वेटेज खाली हमारे जेनेटिक्स सेक्शन से आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बट कंप्लेन यही सोचा जाता है मैम यहां से क्वेश्चन गलत हो गया, मैम सिली मिस्टेक हो गई, मैम नहीं ध्यान दिया, है ना। तो यही मिस्टेक हमें अवॉइड करना है, तब जाके हम 350 मार्क्स प्लस स्कोर कर पाएंगे, मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं
जेनेटिक्स के बारे में, तो हमारा जेनेटिक्स में 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आता है। नंबर 1 इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्वेश्चन का पैटर्न देखा जाए तो यहां से मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 to 8 हम एक्सपेक्ट करते हैं ईच ईयर। ठीक, 8 क्वेश्चन अगर आ गया यहां से 8 into 4 which is 32 मार्क्स, आप सिंपल 32 मार्क्स मैक्सिमम यहां से स्कोर कर पाइएगा, which is important, right? Similarly, molecular basis of inheritance, again it's a very important topic if we are dealing with botany, right? यहां से ट्रेंड का क्वेश्चन मिनिमम हमें 6 देखने को मिल ही जाता है, मैक्सिमम 8 भी जाता है, 10 भी जाता है। अगेन इट मेक्स अ वेरी कॉमन टॉपिक या हॉटस्पॉट क्वेश्चन फॉर बॉटनी सेक्शन, राइट? क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं थोड़े बहुत, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आज का हमारा डिस्कशन यही है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे उनको ग्रैब किया जाए और अपने मार्क्स मेंटेन रखें। तो स्टार्ट करते हैं ये दोनों प्रिंसिपल्स और मॉलिक्यूलर की डिस्कशन के लिए। तो अगर बात किया जाए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की, तो जी हाँ, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के बारे में जानना, उनकी हिस्ट्री जानना, उनके प्रिंसिपल्स के जानना, उनके एक्सपेरिमेंटल ईयर्स के बारे में जानना, उनकी बायोडेटा के बारे में जानना भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक, तो मेंडल की हिस्ट्री, उनका वर्क इंपॉर्टेंट है, प्लस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी इंपॉर्टेंट है, जहां हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कैलकुलेटिंग क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर आपको नॉन मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में बात किया जाए तो यहां पर टॉपिक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछने वाला एग्जामिनर ये दोनों क्वेश्चन को साथ में पूछता है। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक, तो एग्जाम्पल बेस्ड यहां से हम क्वेश्चन देख सकते हैं। अगेन हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है मल्टीपल एलिज्म, विच इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। यस, ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल एलिल क्वेश्चंस। अगर हम पैटर्न देखें, मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चंस तो हमें यहां से ही देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक, तो ये टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड में देखा जा रहा है हर साल सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिना कोई एग्जामिनर अगर जेनेटिक का क्वेश्चन दे रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को कभी स्किप नहीं करता, सेक्स डिटर्मिनेशन को कभी नहीं स्किप करेगा। एक अच्छा एग्जामिनर जब अच्छी पेपर बनाना स्टार्ट करेगा तो ये टॉपिक को जरूर इंक्लूड किया जाएगा। और लेटेस्ट ट्रेंड में देखा जा रहा है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। Yes, example is equally important to score marks. दूसरा जो पैटर्न और ट्रेंड देखा जा रहा है वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पैटर्न पे देखा जा रहा है। थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जीन मैपिंग एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगेन ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा कैलकुलेशन पे डिपेंड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगेन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर में बात किया जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे 2 डिसऑर्डर्स आते हैं यहाँ पर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन
डिसऑर्डर्स के जो लास्ट पेज में दिया हुआ है, सिम्टम्स से लेके कैरेक्टराइजेशन, रीजंस, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम नीट पढ़ेंगे तो हम अल्टीमेटली डॉक्टर बनेंगे, और अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो हम डायग्नोस करेंगे डिसऑर्डर्स को ही। तो ये टॉपिक मेडिकल फील्ड से क्लोजली रिलेटेड है, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यस, जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां हर एक सेक्शन का इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां आपको एंड टू एंड कमांड होना इंपॉर्टेंट है, राइट? और जो सबसे टफ क्वेश्चंस आते हैं जब वो जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स को एक साथ पूछते हैं, विच इज पेडिग्री एनालिसिस। अपकमिंग ईयर में देखा गया है 2025 में कि हमारे पेडिग्री के क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। पहले पेडिग्री नहीं पूछे जा रहे थे, बीच में पेडिग्री के 2-3 साल में क्वेश्चंस आने लगे, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो थोड़ा ट्रिकी था। तो पेडिग्री को आपको कमांड करना, पेपर के ट्रेंड के हिसाब से पढ़ने के लिए आपको पेडिग्री की नॉलेज भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, राइट? उसको देनी पड़ेगी। ठीक, तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की पहले, कि क्या हम पढ़ें और क्या छोड़ें। तो मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखा गया तो है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं ईयर से कि मेंडल ने किस ईयर में अपना जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और बहुत बार फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा रहे हैं। कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने चूज किया था। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम के फॉर्म में है, हर साल क्वेश्चन का एक सेंटर बनाता है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको इसी फर्स्ट पेज से मिल जा रहा है। ये क्वेश्चन आया है 2012 में, और ये 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो ये डायग्राम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। सेम चीज पे 17 में भी क्वेश्चन आया है, 15 में भी आया है, और 2003 में भी आया है। ठीक, 14 सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग पे काम हुआ है, कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 22 में, 20 एंड 50। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेंडल की लाइफ के हिस्ट्री से रिलेटेड है, जहां क्वेश्चंस का हॉटस्पॉट बनता है, उनके सक्सेस स्टोरी का, उनके फेलियर के स्टोरी का क्या रीजन रहा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने काम किया, ये जानना इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा चीज जो हम देख रहे हैं वो हमारा आता है एलिल टर्म पे, जीन और एलिल के डेफिनेशन से क्वेश्चन 2015 में पूछा है। सेम क्वेश्चन आपको असर्शन रीजंस में भी मिल जाएगा। बेसिस से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं होते कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं, यहाँ डेफिनेशन भी इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहा है। ठीक, अगेन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर फिनोटाइप, जीनोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है 2006 में आया हुआ है। कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, कौन सा रिसेसिव है, उसका डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। चीज जानने के बाद आपको डेफिनेशंस को भी ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाए हुए हैं, तो पीवाईक्यू में अगर कोई कुछ आ गया है और आपके सिलेबस में है, इट मीन इट हैज अ पोटेंशियल टू बी आस्क्ड अगेन, तो यहां हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अगेन हम देख रहे हैं 21 और 18 में हमारा पुनेट स्क्वायर जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन पुनेट स्क्वायर दिया। वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे, पुनेट सर, उनके बारे में पूछा गया है। अगेन अगर बात किया जाए तो यहाँ पोलन ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में पूछा जा रहा है कि 50% है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आने का। ठीक,
ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हमें याद रखने हैं। ठीक, अगेन सेम रैंडम कंसेप्ट में हमारा 2007 में क्वेश्चन है। ठीक, 2016 में पूछा गया है रेशियो पे कि मोनोहाइब्रिड रेशियो कैसे आया, 1/4, 2/4, 1/4। ये हमें आता है 1:2:2 और 1, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, बात किया जाए तो यहाँ पर हमें अगेन टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस के क्या एडवांटेज है, किस तरह से टेस्ट क्रॉस हेल्प कर रहा है, कौन सा फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि एक एक लाइन जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है 12 में, 11 में, 10 में, 6 में। अगेन इट्स मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर बीइंग आस्क्ड इन नीट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के बारे में बात किया जाए और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में ना बात किया जाए, ये हो नहीं सकता। तो यहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात किया जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसके रेशियो आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखना है एंड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा जब को डोमिनेंस भी पूछा गया है, अगेन सेम पैटर्न। अगर आप ये देख लो तो 18, 13, 1, तो सेम पैटर्न और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये चार्ट कितने बार पूछा गया, 1, 2, 3, 4, 4 बार तो यहीं से पूछा जा रहा है। ठीक, फिर डाईहाइब्रिड रेशियो, डाईहाइब्रिड रेशियो से हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक, फिर यहां से पूछा गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, मेंडल्स लॉ। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का, साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है, किसके ऊपर उन्होंने काम किया इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिंकेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2016, 15, 8, 4 बहुत बार पूछा गया है लिंकेज के बारे में। ठीक, देन आपको साइंटिस्ट के बारे में याद रखना है नाम एल्फ्रेड स्टूवेंट। ठीक, फिर लिंकेज का प्रिंसिपल, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी नहीं, यहाँ पर लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक। ठीक, कलर स्किन ऑफ ह्यूमंस, ये कौन सा क्लासिक एग्जाम्पल है, तो इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजीन। अगेन बहुत बार पूछे गए हैं। प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन में कंपैरिजन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, देन हमारा आता है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बात किया जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम डिजिग्नेटेड किस में हुआ है, कहाँ बना है, क्या रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। ठीक, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। बात किया जाए तो क्रोमोसोम्स में पूछा गया है आपके बारे में सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से रिलेटेड जो क्लासिक एग्जांपल हमारे पास आता है इट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ठीक, सिकल सेल एनीमिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ड्रोसोफिला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो ड्रोसोफिला में देखा जा रहा है वो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स का नंबर किस तरह से है। ठीक, बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। फिर बात किया जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगेन जो कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारा दिया हुआ है वो हिमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रियोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस,
फिनाइल कीटोनूरिया। तो हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के साथ। तो यहाँ जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर का मेंशन है, आप पेडिग्री के साथ उसे पढ़िएगा, एक एक लाइन से वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन इस साल 2026 में अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो लास्ट का जो पन्ना है एनसीईआरटी का, वो जेनेटिक डिसऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। स्टार्टिंग में जो जेनेटिक्स के इंफॉर्मेशन है, अगेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहाँ से मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जेनेटिक कोड किस तरह से बन रहा है, कौन सा कोड किसको कोड कर रहा है, क्या कोड का फॉर्मूला है, क्या क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। म्यूटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ का बात करना है, लैकोप्रोन का मैकेनिज्म। ठीक, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऊपर में इंपॉर्टेंस रख रहा है, सेम यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा आ रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड लास्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पर मॉलिक्यूलर से एक एक लाइन से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो ये कुछ हॉट टॉपिक है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों को डिस्कवर किया है, का कैसे पढ़ना है, कहाँ से कौन से लाइन को कितना वेटेज देना है। तो आज के बारे में इतना ही। आई होप कि आप सभी बच्चों ने इस सेशन का को एंजॉय किया होगा और बहुत सारे आइडियाज आपने लिया होगा, स्ट्रेटजीज आपने अपना जो है आशा करते हैं कि आप अपनाएंगे। और एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से सवाल आते हैं, ये सब जो है आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ अगर यदि आपको ये सेशन बहुत पसंद आता है और एनसीईआरटी के इस तरह से आप चाहते हैं कि आपको ईयर वाइज स्निपेट्स मिलते रहे, हम और टॉपिक्स को लाएं और डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम सब जरूर दीजिएगा। और अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।